वेरी गुड इवनिंग। आज फिर हम लोगों की चर्चा शुरू होगी, जो कंटिन्यूड चर्चा है वर्ब के बारे में। और इसमें जैसा कि आप लोगों को बताया जा चुका है कि वर्ब एक्शन शोइंग वर्ड होता है, फिर उसका क्लासिफिकेशन जो होता है वो पहले मेन वर्ब और ऑक्सिलियरी वर्ब के रूप में होता है। फिर मेन वर्ब का क्लासिफिकेशन हुआ, उसमें ये बताया गया आप लोगों को कि उसके क्लासिफिकेशन का दो आधार है, उसके साथ ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा या नहीं होगा, ये पहला आधार है। तो जब ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा किसी मेन वर्ब के साथ तो उस मेन वर्ब को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे, और जब उसको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होगी तो उसको हम इनट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। उसकी विस्तृत चर्चा हुई है। आई डोंट वांट टू गो बैक इन डिटेल टू डिस्कस दोज थिंग्स। देयर आफ्टर बताया गया था कि दूसरा आधार जो क्लासिफिकेशन का है मेन वर्ब्स का, वो है कि वर्ब का फॉर्म चेंज होता है कि नहीं होता है। किस स्थिति में? जब सब्जेक्ट का नंबर पर्सन हम बदल देते हों या वाक्य का टेंस बदल देते हों तो वर्ब के रूप पर कोई असर पड़ता है कि नहीं। क्या वो वर्ब का फॉर्म V1 से V2 या V3 या V5 या V4 हो जाता है, या वो एज इट इज रहता है, उसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं होता है। तो इस आधार पर जो क्लासिफिकेशन हुआ है मेन वर्ब्स का, उसके दो काइंड्स हैं, दो वेराइटीज़ हैं। पहली वेराइटी है फाइनाइट वर्ब की। फाइनाइट वर्ब लिमिटेड, सीमित, कम पावर वाला, कमज़ोर, कि सब्जेक्ट बदलता है या वाक्य का टेंस बदलता है तो वो अपना रूप बदल ले, तो ऐसे वर्ब्स को हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। कहा गया था कल आपको, वो फैमिली ट्री बना के बताया गया था कि फाइनाइट वर्ब का आगे जो है वो उसका जनरेशन आगे नहीं बढ़ा है, वो वहीं पर स्टॉप हो गया। जिस वर्ब का फॉर्म बदल जाए सब्जेक्ट का नंबर पर्सन बदलने से या वाक्य का टेंस बदलने से, वो फाइनाइट वर्ब होगा। दूसरी वैरायटी बताई गई थी कि नॉन फाइनाइट का, तो उसका जस्ट अपोजिट, मतलब कि जिस वर्ब का फॉर्म सेंटेंस में सब्जेक्ट का नंबर पर्सन बदलने से या टेंस बदलने से वो चेंज नहीं हो, तो ऐसे वर्ब्स को नॉन फाइनाइट वर्ब कहा जाता है। उसकी फैमिली ट्री कही गई थी कल बात कि आगे बढ़ी है। तो उसके 3 संतान हैं, जिसमें पहला संतान आप लोगों को बताया गया था इन्फिनिटिव, दूसरा पार्टिसिपल और तीसरा बताया गया था जेरंट। इन्फिनिटिव की चर्चा हम लोगों ने शुरू की थी। तो इन्फिनिटिव को आज डिटेल में हमें समझना है। इन्फिनिटिव, ये आप जानते हैं किस फैमिली का है? नॉन फाइनाइट का ये पहली संतान है। नॉन फाइनाइट का ये पुत्र है इन्फिनिटिव। ये क्या है तो इसके बारे में आप जानिए और ध्यान से इसको देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। बहुत टेक्निकल चीज़ है लेकिन बहुत आसान चीज़ है और बड़ा मज़ेदार चीज़ है। अगर आप इंटरेस्ट लेंगे तो बहुत मज़ा आएगा आपको इनको जानने में और समझने में। इन्फिनिटिव कहा गया दी V1 फॉर्म ऑफ दी वर्ब। और जब यहाँ वर्ब की बात हो रही है तो मेन वर्ब की बात हो रही है, क्योंकि ये इन्फिनिटिव जो है वो मेन वर्ब का ब्रांच है। ये मेन वर्ब में चर्चा हो रही है, अभी हम ऑक्सिलियरी की बात नहीं कर रहे हैं।
the V1 form of the verb used either as a verb or as a noun is called infinitive। देखिए, हमने कहा कि V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब, लेकिन कैसा V1? जिस पर सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन बदलने से वो V2 या V3 या V4 या V5 नहीं हो, ऐसा V1। या टेंस बदलने से वो V2 V3 V4 V5 नहीं हो, ऐसा V1। तो V1 फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब जिसका प्रयोग या तो वर्ब के रूप में किया जा रहा हो या नाउन के रूप में किया जा रहा हो, उसको हम इन्फिनिटिव कहते हैं। जैसे आई रीड ए बुक, ये सेंटेंस दिया हुआ है। इस सेंटेंस में आई सब्जेक्ट है, रीड वर्ब है जो V1 फॉर्म में आया हुआ है, ए एक आर्टिकल है और बी एक ऑब्जेक्ट है। आपसे मेरा सवाल होगा कि दिस इज द V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब, देयरफॉर इट इज एन इन्फिनिटिव। ये इन्फिनिटिव है। तो क्या मेरी ये बात सही है? यस, ये मेरी बात सही नहीं है। वेरी गुड, ये बात सही नहीं है। क्यों? वो इसलिए सही नहीं है क्योंकि ये V1 जो आया हुआ है वो इस सब्जेक्ट के प्रभाव के कारण, इस सब्जेक्ट का आदेश है कि तुमको V1 फॉर्म में रहना है, इसलिए ये आया हुआ है। जैसे ही आप इसको चेंज करेंगे, अगर आप लिख रहे हैं ही, तो आप रीड नहीं लिख सकते हैं, आपको रीड्स लिखना पड़ेगा। ही रीड्स ए बुक। मतलब क्या हुआ? इसके फॉर्म पर इस सब्जेक्ट के परिवर्तन का असर पड़ गया। देयरफॉर जैसे ही असर पड़ गया, इसका फॉर्म चेंज हो गया, चेंजेबल हो गया। तो दिस कैन नॉट बी सेड टू बी द इन्फिनिटिव फॉर्म। ये V1 है, बट ये V1 सब्जेक्ट के प्रभाव से प्रभावित होकर V1 है। सब्जेक्ट का आदेश इसको मिला है कि तुमको V1 रहना होगा। प्रेजेंट टेंस का ये वाक्य है और फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ तुमको V1 फॉर्म में रहना होगा। तो ये उस आदेश का पालन करते हुए V1 है। देयरफॉर इट कैन नॉट बी सेड टू बी इन्फिनिटिव। लेकिन अगर हम कहते हैं आई कैन डू दिस, इसको समझिए, ही कैन डू दिस, दे कैन डू दिस। आपको अंतर समझ में आ जाएगा। यहां पर भी डू ये समुच्चा क्या है भाई? V1 फॉर्म है। डू जो है वो क्या है? V1 है। अब यहां हम अगर सवाल करें कि वेदर दिस V1 इज इन्फिनिटिव, तो आपका जवाब होगा यस, दिस इज इन्फिनिटिव फॉर्म। क्यों? क्योंकि यहां देखिए क्या हो रहा है। आई मुख्यमंत्री बने हैं, तब भी ये V1 है। फिर मुख्यमंत्री बदल गए, ही साहब मुख्यमंत्री बन गए, तब भी ये V1 है। ये प्लुरल हो गया,
ये सिंगुलर दोनों था, अब इसको और परिवर्तित करके हमने प्लूरल कर दिया, तब भी ये क्या है, डू है। मतलब आप एक बार जरूर उस जिस सेंटेंस में वर्ब दिया हुआ है और आपसे जानना, ये प्रश्न किया जा रहा है कि वेदर इट इज़ इन इन्फिनिटिव फॉर्म और नॉट, तो आपको एक टेस्ट करना चाहिए। वो टेस्ट क्या होगा कि आप सब्जेक्ट का नंबर पर्सन बदल के देखिए या वाक्य का टेंस बदल के देखिए। वो अगर फाइनाइट वर्ब होगा, V1 फॉर्म में आया होगा और फाइनाइट होगा, तो वो तुरंत अपना रूप बदल देगा। जैसे ही टेंस बदलिएगा वो रूप बदल देगा, जैसे ही सब्जेक्ट बदलिएगा वो रूप बदल देगा। लेकिन अगर वो इन्फिनिटिव होगा तो आप सब्जेक्ट बदलिएगा तब भी उसका रूप नहीं बदलेगा, आप टेंस बदलिएगा तब भी उसका रूप नहीं बदलेगा। यही पहचान होगी। V1 फॉर्म में सिर्फ हो जाने से आप ये नहीं कह सकते हैं कि दिस इज इन्फिनिटिव फॉर्म। यू कांट से लाइक दैट, बिकॉज इट मे बी पॉसिबल कि द V1 फॉर्म is given at a particular place of a sentence due to the demand of subject of that sentence। उस सेंटेंस के सब्जेक्ट के डिमांड के कारण हो सकता है वो V1 आया हुआ हो। तो वो पकड़ाएगा कब, उसकी पकड़ कब होगी, जब आप सब्जेक्ट को चेंज करके देखेंगे या टेंस को बदल के देखेंगे। जैसे ही आप बदलेंगे वो फाइनाइट होगा, चिल्लाने लगेगा, हुजूर हमको बदल दीजिए, हम अब V2 होना चाहते हैं, हम V5 बनेंगे अब। लेकिन अगर वो इन्फिनिटिव होगा तो आप कुछ भी कर लीजिएगा, आप सर पटक पटक के फोड़ लीजिएगा अपना, लेकिन वो सब्जेक्ट बदलिएगा तब भी V1 रहेगा, टेंस बदलिएगा तब भी V1 रहेगा। तो इसको आप समझ लीजिए कि इन्फिनिटिव क्या है। इन्फिनिटिव V1 फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब होता है, जिसका प्रयोग या तो वर्ब के रूप में किया जा रहा है या नाउन के रूप में किया जाता है। ठीक है। अब दूसरी बात, when the इन्फिनिटिव मतलब V1, इन्फिनिटिव मतलब हमेशा V1, दूसरा कुछ नहीं। when the infinitive is used with to, it is called full infinitive। देखिए ये दो, इसकी वेराइटी दो होती है, इन्फिनिटिव की वेराइटी दो होती है। एक को कहते हैं हम फुल इन्फिनिटिव। फुल इन्फिनिटिव कब कहते हैं, जब V1 के पहले टू आया हुआ हो। जैसे आई वांट टू गो, he wants to go, they wanted to go। देखिए इस सभी में एक तो ये वांट आया हुआ है, वांट्स हो गया, वांटेड हो गया, ये फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि इसका रूप बदल रहा है किसके कारण, सब्जेक्ट का नंबर पर्सन बदलने के कारण या वाक्य का टेंस बदलने के कारण। तो इस पर रूप पर इसके असर पड़ रहा है, देयरफॉर ये क्या है, ये फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, ये सारा का सारा जो है वो फाइनाइट है। लेकिन
ये जो आया हुआ है इस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। ये क्या है? इन्फिनिटिव। और हमने कहा कि इन्फिनिटिव में जब V1 फॉर्म 2 के साथ आए तो इसको हम क्या कहेंगे? फुल इन्फिनिटिव कहेंगे। फुल भरा हुआ, 2 उसके साथ दिया हुआ हो उसको हम फुल इन्फिनिटिव कहेंगे। आई थिंक इट इज़ क्लियर। और ये एग्जाम्पल में और भी स्पष्ट हो जा रहा है कि दो दो वर्ब इसमें आया हुआ है, एक फाइनाइट वर्ब आया है और एक इन्फिनिटिव आया है। इसको हम नॉन फाइनाइट नहीं कहेंगे। ये V1 फॉर्म में जब आएगा नॉन फाइनाइट फैमिली का कोई मेंबर तो उसको हम इन्फिनिटिव कहेंगे। और इन्फिनिटिव में भी ये क्या है? फुल इन्फिनिटिव है। जैसे ही इसके पहले 2 लगा हुआ होगा तो ये फुल इन्फिनिटिव कहलाएगा। ठीक है। अगला पॉइंट, दैट विल बी द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, when the infinitive मतलब V1, always infinitive means only V1. When the infinitive is used without to, it is called bare infinitive। फिर एक बार मैं आपको कहूँगा कि नाम पर ध्यान रखिए। किसी भी टॉपिक सब टॉपिक की बात की जा रही हो उसका नाम बहुत महत्वपूर्ण है। मोस्ट ऑफ द टाइम उसके नाम से ही सारी बातें क्लियर हो जाती हैं। यहाँ हमने कहा कि जब V1 फॉर्म का मतलब इन्फिनिटिव का ऐसा V1 जिस पर सब्जेक्ट के नंबर पर्सन में परिवर्तन का या वाक्य के टेंस में परिवर्तन का कोई असर नहीं होता हो, वो V1 फॉर्म का प्रयोग विदाउट टू, बिना टू के किया जाए तो उसको कहते हैं बेयर इन्फिनिटिव। बेयर का मतलब होता है नंगा। बेयर का मतलब क्या होता है? नंगा, छूछा, खाली। तो ये बेयर नंगा इन्फिनिटिव। फुल इन्फिनिटिव पैंट शर्ट पहन के, टू उसके साथ लगा हुआ है तो वो उसका ड्रेस है, वो पैंट शर्ट पहने हुए है तो वो फुल इन्फिनिटिव कहलाएगा। और जब विदाउट टू होगा, बिना कपड़ा के रहेगा तो उसको नंगा कहेंगे, बेयर इन्फिनिटिव कहेंगे वो। क्लियर? तो ये जो V1 फॉर्म जिस पर सब्जेक्ट के नंबर पर्सन के परिवर्तन का या वाक्य के टेंस के परिवर्तन का कोई असर नहीं पड़ता हो, ऐसा V1 फॉर्म में जब इन्फिनिटिव आता है तो उसको हम बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं। उसके साथ टू लगा हुआ नहीं रहता है। जैसे आई कैन डू इट, देखिए ही कैन डू इट, दे कुड डू इट। अब इसमें आप देख रहे हैं ये V1 फॉर्म है तो एक बात दिमाग में आएगी कि ये इन्फिनिटिव है कि फाइनाइट है। पता नहीं ये सब्जेक्ट के कारण ऐसा है V1 फॉर्म में आ रहा है या सब्जेक्ट के प्रभाव से मुक्त है, ये टेंस के प्रभाव से मुक्त है। तो बहुत क्लियर है इस तीनों एग्जाम्पल से कि ये सब्जेक्ट के प्रभाव से मुक्त है, ये टेंस के प्रभाव से मुक्त है और V1 फॉर्म में आया है और नंगे आया है। ये ड्रेस में नहीं है, फुल इन्फिनिटिव ये नहीं है।
तो इसको हम क्या कहेंगे, इसमें जो डू आया हुआ है दिस विल बी कॉल्ड बेयर इन्फिनिटिव। आई थिंक दिस इज क्लियर। ये देखिए सब्जेक्ट आई है तब भी ये डू है, ये सब्जेक्ट ही हो गया तब भी ये डू है, ये सब्जेक्ट प्लुरल हो गया थर्ड पर्सन का और वाक्य का टेंस बदल गया पास्ट टेंस हो गया तब भी ये क्या है डू है। और किसी में इसके साथ इसके पहले टू नहीं आया हुआ है, मतलब ये बेयर है, ये नंगा है, ये छूछा है। तो ऐसे इन्फिनिटिव को हम बेयर इन्फिनिटिव कहेंगे। इट इज क्लियर नाउ। चौथी बात, हमने कहा कि इन्फिनिटिव जो है उसका प्रयोग कैसे होता है, इज यूज्ड आइदर एज ए वर्ब और एज ए नाउन। ये बात बताई जा चुकी है आप लोगों को, फर्स्ट पॉइंट में ये चीज कहा गया है। तो ये वर्ब के रूप में भी आता है और नाउन के रूप में भी आता है। अभी जो मैंने एग्जाम्पल बताया है आपको, आई कैन डू इट, यू कैन डू इट, ये जो है वर्ब के रूप में इसमें आया हुआ है। V1 मतलब इन्फिनिटिव वर्ब के रूप में आया हुआ है। तो अब हमको देखना है कि नाउन के रूप में, भाई ये वर्ब है, आपको बताया जा रहा है कि हम वर्ब की चर्चा कर रहे हैं, मेन वर्ब की चर्चा कर रहे हैं, और अभी हम कह रहे हैं कि नाउन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो मैं बात अपनी बात पर मैं अडिग हूँ। इन्फिनिटिव का प्रयोग, इन्फिनिटिव में नाउन का फोर्स होता है। इन्फिनिटिव का प्रयोग हर उस जगह पर किया जा सकता है जहाँ पर नाउन का प्रयोग किया जाता है। तो अब हम इसी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि हाउ इज इट पॉसिबल टू यूज एन इन्फिनिटिव एज ए नाउन। तो इसमें आप जानते हैं कि नाउन का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो ए नाउन इज यूज्ड एज ए सब्जेक्ट, ये बात आप लोगों को बताई जा चुकी है। ए नाउन इज यूज्ड एज ए सब्जेक्ट, डूअर के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। अब हम देखें कैसे डूअर के रूप में, जैसे हम कहते हैं कि राम रीड्स ए बुक, ये नाउन है, सब्जेक्ट के रूप में इसका प्रयोग किया जा रहा है। ये वर्ब एक एक्शन हो रहा है, इसको करने वाला ये है, ठीक है। उसके बाद अब अगर हम देखें इन्फिनिटिव का, तो टू रीड इज ए गुड हैबिट, ठीक है। अब यहां पर ये जो है ये इस वाक्य का सब्जेक्ट हो गया। तो यहां एक नाउन सब्जेक्ट था, यहां एक इन्फिनिटिव जो है वो सब्जेक्ट है। मतलब कि नाउन इज इक्वल टू इन्फिनिटिव, चाहे इन्फिनिटिव इज इक्वल टू नाउन इज इक्वल टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बनने की बात अगर होगी तो नाउन भी सब्जेक्ट बन सकता है, इन्फिनिटिव भी सब्जेक्ट बन सकता है किसी वाक्य का। अब फिर एक बार बैक होके चलिए, नाउन वाला अगर आप वीडियो देखेंगे तो क्लियर होगा उससे कि नाउन का दूसरा प्रयोग क्या होता है। नाउन का दूसरा प्रयोग होता है कि ए नाउन
इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट। अब हमने कहा कि इन्फिनिटिव में नाउन का फोर्स होता है, इन्फिनिटिव नाउन की तरह प्रयुक्त हो सकता है। तो ज़रा हम टेस्ट करेंगे कि क्या इन्फिनिटिव का प्रयोग भी ऑब्जेक्ट के रूप में किया जा सकता है। अगर इसका जवाब आएगा कि हाँ किया जा सकता है, देन वी विल से कि यस इट हैज़ द फोर्स ऑफ नाउन और इट कैन बी यूज्ड एज ए नाउन। तो जैसे आई लाइक मोहन, सपोज कीजिए ये सेंटेंस है, मैं पसंद करता हूँ मोहन को। आई इसमें सब्जेक्ट है, डूअर है, ये काम कर रहा है पसंद करने का, और इसका इफेक्ट किस पर पड़ रहा है, मोहन पर पड़ रहा है। मोहन जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है इस वाक्य में। ठीक है, अब हमको टेस्ट करना है कि वेदर एन इन्फिनिटिव कैन बी यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट, क्योंकि हम पहले डिक्लेयर कर चुके हैं कि इन्फिनिटिव भी नाउन का फोर्स रखता है। तो हमको टेस्ट करना होगा उसको, ये इन्फिनिटिव को वो टेस्ट पास करना होगा, उसको ऑब्जेक्ट बन के दिखाना होगा, तभी हम ये बात कह पाएंगे और कहेंगे और इसका समर्थन करेंगे कि हाँ ये इन्फिनिटिव में नाउन का फोर्स होता है। तो देखें जरा, अब अगर हम लिखते हैं आई लाइक टू डांस, बिल्कुल ये सेंटेंस हमारा सही है, और यहाँ पर जो टू डांस आया हुआ है ये क्या है भाई, फुल इन्फिनिटिव है, टू लगा हुआ है इसलिए इसको फुल इन्फिनिटिव कहेंगे। कपड़ा लत्ता पहन के है, फुल ड्रेस में है ये, इसलिए फुल इन्फिनिटिव इसको कहेंगे। नंगा रहेगा, टू नहीं रहेगा तो उसको हम बेयर नंगा इन्फिनिटिव कहेंगे। तो यहाँ पर ये फुल इन्फिनिटिव टू डांस आया। अब ये सब्जेक्ट है, इसमें सब्जेक्ट आई था, यहाँ भी आई है, इसको सब्जेक्ट मानने में आपको कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। ये लाइक, वही लाइक जो यहाँ है वही लाइक यहाँ पर भी आया हुआ है। इसको वर्ब मानने में आपको, ये फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि अगर यहाँ ही कर देंगे तो ये लाइक्स हो जाएगा, तो ये फाइनाइट वर्ब है, तो इसको हम वर्ब कह लिए, ये फाइनाइट वर्ब हो गया। और यहाँ पर जो आया हुआ है ये मोहन को रिप्लेस करने के लिए टू डांस आया, तो क्या हो गया रिजल्ट, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, इससे कट गया। ठीक है, तो क्या बचा, मोहन इज इक्वल टू डांस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट। इसमें मोहन ऑब्जेक्ट है, इसमें टू डांस ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट का काम कर दिया। देयरफॉर क्या साबित हुआ कि इन्फिनिटिव कैन बी यूज्ड, कैन बी प्लेस्ड इन ए सेंटेंस एज एन ऑब्जेक्ट। तो नाउन ऑब्जेक्ट बनता है। नाउन और प्रोनाउन ये दो शब्द होते हैं जो ऑब्जेक्ट का काम करते हैं, सब्जेक्ट का काम करते हैं, कंप्लीमेंट का काम करते हैं। कंप्लीमेंट का काम तो कुछ और शब्द भी कर सकते हैं, बट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम नाउन और प्रोनाउन के द्वारा किया जाता है। तो ये मोहन और टू डांस इक्वल हो गया, किस रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में। मतलब हम क्या रिजल्ट निकाले, इन्फिनिटिव कैन बी यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट इन ए सेंटेंस, देयरफॉर इट हैज द फोर्स ऑफ ए नाउन। नाउ तीसरा यूज नाउन का क्या होता है भाई, नाउन का तीसरा यूज होता है किसी भी नाउन का
या प्रोनाउन का तीसरा यूज क्या होता है, ए नाउन इज ऑल्सो यूज्ड एज ए कॉम्प्लीमेंट। ये भी आप लोग जान चुके हैं, नाउन वाले वीडियो में इसकी चर्चा हो चुकी है। कॉम्प्लीमेंट के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑब्जेक्ट भी कॉम्प्लीमेंट होता है, हर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, बट सारा कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ये बात आप लोगों को पहले बताई जा चुकी है। तो ए नाउन इज ऑल्सो यूज्ड एज ए कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब आप लोग जानते हैं, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, पूरा करने वाला, जो सेंस को कंप्लीट करने के लिए आता हो उसको हम पूरक कहते हैं। तो जैसे हम कहें आई नो हाउ टू ड्राइव ए कार। देखिए इसको, अब आई नो हाउ, यहां पर अगर हम स्टॉप कर देते तो ये सेंटेंस इनकम्प्लीट होता, इसका सेंस कंप्लीट नहीं होता। बट ये टू ड्राइव ए कार, यहां पर जो ये आया ये फुल इन्फिनिटिव है, टू के साथ आया हुआ है, और यहां ये क्या काम कर रहा है, इसके सेंस को कंप्लीट करने का काम कर रहा है। देयरफॉर इट इज, सॉरी, ये कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो ये फुल इन्फिनिटिव या इन्फिनिटिव कहिए, इन्फिनिटिव का प्रयोग हम यहां पर कॉम्प्लीमेंट के रूप में कर रहे हैं। देयरफॉर इन्फिनिटिव इज इक्वल टू नाउन। ये बात साबित हो गई, इन्फिनिटिव नाउन का फोर्स लिए हुए रहता है। अब हमने कहा कि दो तरह का इन्फिनिटिव होता है, फुल इन्फिनिटिव और बेयर इन्फिनिटिव। अब हमको समझना है कि यूसेज ऑफ फुल इन्फिनिटिव मतलब 2+v1। फुल इन्फिनिटिव मतलब 2+v1। 2+v1 का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, कब करते हैं, कब करना जरूरी होता है, ये हमको जानना है। तो इसका सबसे पहला पॉइंट और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नॉट टू बी मिस्ड एट ऑल, ये पॉइंट दिमाग में बैठा के रखना है कि when a verbal word is placed after the verbs such as tell, advise, ask, order, prohibit, tell, advise, ask, order, prohibit, tell, advise, ask, order, prohibit, request, etc। ये वर्ब
अगर आया हुआ है पहले और इनके बाद फिर से कोई एक वर्बल वर्ड आ रहा है, तो दी subsequent verbal word must be in full infinitive form। बहुत ध्यान से इसको देखिए, ये बार बार आपका सामना होगा जब भी आप परीक्षा देंगे या कहीं कुछ आपको सही सही लिखना होगा, तो वहाँ पर आपको इसकी ज़रूरत महसूस होगी कि टेल, एडवाइस, आस्क, ऑर्डर, प्रोहिबिट, रिक्वेस्ट, फॉरबिड आता है। ये सारा का सारा कमांड सूचक ये शब्द है जिसमें किसी को हम कुछ कहते हैं। जैसे आप कहते हैं टेल, किसी से आप कुछ कहते हैं, एडवाइस सलाह देते हैं किसी को, आस्क, ऑर्डर, प्रोहिबिट, रिक्वेस्ट, ये सारा का सारा जो है सो हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं। तो इनके साथ अगर कोई बाद में वर्बल वर्ड आया हुआ है तो वो वर्बल वर्ड फुल इन्फिनिटिव फॉर्म में होगा ही होगा। जैसे आई एडवाइज्ड हिम कम हियर, ये सेंटेंस गलत है। एडवाइज्ड आया, इस लिस्ट में आप देख रहे हैं ये वर्ब शामिल है। उसके बाद ये जो है सो बेयर इन्फिनिटिव, नंगा इन्फिनिटिव यहाँ दे दिया गया है, बिना वस्त्र का, बिना टू का इन्फिनिटिव दे दिया गया है। ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। क्या होगा? आई एडवाइज्ड हिम टू कम हियर। अब ये सही होगा। तो क्या सिचुएशन बना कि ये वर्ब शब्द जो है ये आया हुआ हो और उसके बाद फिर एक वर्बल वर्ड आ रहा है, तो वो वर्बल वर्ड जो होगा वो हमेशा फुल इन्फिनिटिव फॉर्म में टू के साथ उसमें आपको V1 का प्रयोग करना है। दैट्स ऑल फॉर द डे। वी विल कंटिन्यू द डिस्कशन। दिस डिस्कशन विल बी कंटिन्यूड टुमारो ऑल्सो in our next video. Till then, keep watching all the videos regularly. Inspire or encourage others to subscribe the video, like it, share it. Good night, goodbye, thank you. Okay.